गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का फिजिक्स बताऊंगा और मैं थोड़ा सा कुछ बात बताने वाला हूं आपको। देखिए, फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर चैप्टर को मैंने पार्ट बाय पार्ट नहीं बताया है। जो मैं ये समझता था कि बच्चे जब खुद स्टडी करेंगे तो उनको जो पॉइंट्स प्रॉब्लम होगा, जो टॉपिक प्रॉब्लम होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज या फिर रेसिस्टेंस, तो मुझे लगा ये सब टॉपिक्स को लेकर प्रॉब्लम बच्चे को होता है तो बच्चे ये जानेंगे। बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, हमें अब एक सिलसिलेवार से ही इसको चलाना चाहिए। तो आज के वीडियो में पहले मैं सबको कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। मैंने आपको शुरू जो किया था, मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया, फिर लगभग मैंने पीछे रेसिस्टिविटी से पहले रेसिस्टेंस, उसके बाद रेसिस्टेंस को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन सब को ओम्स लॉ, इन सब का मैंने टॉपिक आपको पहले बता दिया। तो आज अब मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से चलाऊंगा। ओके, मतलब कि मैं अब आगे इस चैप्टर को एकदम लगातार पढ़ाकर इसको कंप्लीट करूंगा। तो आज से आप वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए। अगर पीछे कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसको देखकर फिर आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। सो फिलहाल ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और मेरा जो वीडियो है आज वो है रेसिस्टेंस। बना रही तुम। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी बहुत ही सिंपल है। रेसिस्टिविटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले रेसिस्टेंस का फैक्टर समझना होगा। और मैंने आपको रेसिस्टेंस का फैक्टर बताया था कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का फिगर बनाकर कि अगर रेसिस्टेंस के लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो इसके अंदर का जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दें, यहाँ पर एरिया जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो भी ये होगा क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी पास करेगा, जिसके कारण रेसिस्टेंस कम जाएगा। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए आएगा R प्रोपोर्शनल L इंटू 1/a, इसलिए R L/a। ओके, तो हमें एक मिल जाएगा R इक्वल टू L/a, तो मिलेगा ही। लेकिन आप फिजिक्स में जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसके बदले हम एक कांस्टेंट देते हैं। ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट हमने दिया ये क्या है, मतलब एक कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। ओके, देखिए पहले मैंने इसको इस तरह से आपको इसलिए बताया क्योंकि पहले आप जान लीजिए कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले ये जो रेसिस्टिविटी जानने के पहले सबसे पहले आपको ये टर्म पता है, इसके पहले वाले से मैं रिलेट कर रहा हूँ। फिर ये पता है, ये प्रोपोर्शनल आपको पता ही है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिलाए तो ये मेरा ये निकला। ठीक है ना, R इक्वल टू, इसको रो बोला जाता है, रो। ठीक है ना, इस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से रो, RHO, रो। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मेरा एक फार्मूला निकला। अगर इस रो को हम इधर करते हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए R A इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L, इसलिए रो इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो देखिए बच्चों
यहाँ पर ये जो है यही हमें मिल गया रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी या इसी का अनदर नेम है, इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम रेसिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब देखिए, मैं पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। पहले इस फार्मूला तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है जो। ओके, तो आप लोग समझ गए कि ये मैंने पहले एक बार फार्मूला लिखा, इस फार्मूला को मैं दोबारा यहाँ लिखूंगा। आप ये देखिए, थोड़ा रेसिस्टिविटी टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत पैदा करता है। मैंने क्या लिखा, R इक्वल टू रो इक्वल टू RA/L। देखिए, ये तो L हुआ लेंथ, ये तो हुआ रेसिस्टेंस, और ये हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने आपको बताया था कि जो गोल अंदर से, ठीक है। तो ये देखिए, इसको कहते हैं रो, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक का मतलब आपको पता होगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, स्पेशल रेसिस्टेंस। तो यह एक स्पेशल रेसिस्टेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। देखिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले मैंने ये फार्मूला प्रूफ किया, आपको समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला मैंने लिखा, इसमें सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये जो रो है, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल रेसिस्टेंस। मतलब क्या हुआ स्पेशल रेसिस्टेंस का? तो देखिए, क्या होता है ना कि हर ऑब्जेक्ट का कि मतलब अगर हम सिंपल सा बात करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, रो, और यहाँ R को रहने देते हैं, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम 1 ले लेते हैं, 1, ठीक है, और यहाँ भी 1 ले लेते हैं। 1 मतलब कहने का मतलब एरिया जो ले लेंगे 1 मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ ले लेंगे 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ का कोई भी कंडक्टर हो और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो उसमें जो, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R। इक्वल आ गया कि नहीं? क्या रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस इक्वल आया? तो हाँ। तो यही से आपको समझना कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। कोई 1 मीटर लंबे कंडक्टर में और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी रेसिस्टेंस लगता है वो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। ओके, क्या ये बात समझ में आया आपको? मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि रेसिस्टिविटी कहते किसको हैं, तो 1 मीटर, जैसे बाय द वे ये 1 मीटर का कंडक्टर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो इसमें जो रेसिस्टेंस लगेगा, रुकावट आएगा, यही क्या होगा, इसी को बोलेंगे क्या, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इक्वल होता है रेसिस्टेंस के, लेकिन कब, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, बस यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो इसको एक तरह से आप समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस ही है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसको बोला जाता है, स्पेशल रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि द रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल ऑफ ए रड या ऑफ ए कंडक्टर। रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल ऑफ ए कंडक्टर दैट substance which is 1 meter long and 1 meter square of cross section area। ठीक है ना। आप आगे देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट का रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा। तो ये जो रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि बहुत मतलब ये मैं आगे बताऊंगा कि टेम्परेचर पर बहुत ही डिपेंड करता है। फिलहाल आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आएंगे यूनिट पर कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। ओके, तो मैंने आपको बताया रेसिस्टिविटी के बारे में। अगर आप मैं समझाया कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैं ये तो हटा रहा हूँ इन सब को, इसी से देखिए हमको निकालना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसका? रेसिस्टिविटी का।
देखिए एसआई यूनिट इसका क्या होता है, यहाँ पर मैंने रो लिखा। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओ हाँ सही, रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम। ठीक है, ओम। और इसका क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। एंड एल मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 मीटर और 1 मीटर चला जाएगा। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम मीटर। आपको मिल गया ना, इसको बोल सकते हैं ना ओम मीटर। तो रो का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। ओके, ओके, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब देखिए ये इस चीज़ को आप ध्यान से, जिस तरह से मैंने डेरिवेट किया आपको भी करना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेसिस्टिविटी सब्सटेंस का, मैंने आपको बताया रेसिस्टिविटी 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लंबाई। तो रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड थिकनेस। जैसे कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता था ना, रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेसिस्टिविटी घट जाएगा। ठीक है ना, और किसी पर डिपेंड नहीं करता है ये। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। एक सिंपल सा बात लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा सिल्वर। ओके, और मैं यहाँ लिखता हूँ 1.60 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर। एक और लिखता हूँ जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हो, चलिए कॉपर ही लिखते हैं, कॉपर। ठीक है, 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ये दो चीज़ यहाँ पर लिखा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ओम मीटर किसके बारे में बात किया जा रहा है? रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है ना, ओम मीटर के बारे में तो रेसिस्टिविटी। तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 होता है ओम मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? सब सब्सटेंस का अलग अलग होता है, हर मेटल का अलग अलग होता है। आपके बुक्स में मिल जाएंगे आपको बहुत सा, लेकिन आपको उसको याद नहीं करना है। ये मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस आपसे पूछा जाता है रेसिस्टिविटी क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो मैंने फार्मूला लिखा था ना, रो इक्वल टू RA/L, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो न्यूमेरिकल पूछता है वो डायरेक्ट 5 मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट पूछता है। तो इस कारण से फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तो मैं अपने मुद्दे से भटक गया। देखिए मुझे कहना क्या था कि यहाँ पर सिल्वर 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम सिल्वर का 1 मीटर का कोई रड लेते हैं लंबाई, ठीक है ना, और 1 मीटर स्क्वायर लंबाई 1 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का अगर लेते हैं, तो इसमें जो रेसिस्टेंस लगेगा 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम का रेसिस्टेंस लगेगा। आया समझ में? मतलब कि अगर हम किसी का भी रेसिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब कि उसके 1 मीटर को लो और 1 मीटर स्क्वायर उसका डायमेंशन लेते हैं, उसमें जो 1 मीटर हमेशा 1 यूनिट में, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है ना। और सिल्वर का आई थिंक सबसे कम रेसिस्टेंस सिल्वर करता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर अगर बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा तो इसका रेसिस्टिविटी कम होगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना। कॉपर, एल्युमिनियम, वायर, इन सब का जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से बहुत ही कम रेसिस्टिविटी करता है।
द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय आर मच मोर हाइयर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। जो भी एलॉय, एलॉय का मतलब होता है मिला हुआ मेटल से बना हुआ, ठीक है ना, तो उनका जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। किन से? तो प्योर मेटल से। टंगस आपने सुना होगा, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीन, बहुत सा ऐसा होता है जो कि एलॉय है, तो उनका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, और हाई रेसिस्टिविटी होने के कारण वो जल्दी गर्म होते हैं, और इस कारण से वो हीटिंग, जो इक्विपमेंट हम हीटिंग वाले यूज करते हैं उसमें उसका यूज किया जाता है। तो आई थिंक आप पहले इतना समझ गए रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या है, ऐसा यूनिट क्या है रेसिस्टिविटी का। और हम अगर एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 1.60 × 10⁻⁸, इसका क्या मतलब हुआ, तो बोलना पड़ेगा इट मीन्स दैट इफ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग silver rod and whose cross section is 1 meter square, then 1.60 × 10⁻⁸ ohm resistance will be occurred. ओके, तो आगे अब चलते हैं, क्या देखना है पहले इसको एक बार आप देख लीजिए, लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको आपको बता ही दिया रेसिस्टिविटी के बारे में, इसको मिटाता हूँ। देखिए रेसिस्टिविटी टर्म थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और अब मैं पहले आपको बताऊँ कि अब इसका रेगुलर वीडियो में बनाऊँगा। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा रेसिस्टेंस का, जो क्या उसको बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। बहुत अच्छा मैं अब समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन अभी पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। देखिए, तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं, हीटिंग एलिमेंट्स मीन्स आयरन ले लीजिए, ओके, टोस्टर ले लीजिए, ये जितने भी हैं, ठीक है ना, तो इन सबको प्योर मेटल से ज़्यादा नहीं बनाया जाता है, ज़्यादा इन सब में एलॉय का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्योर मेटल रेसिस्टेंस कम देगा, लेकिन जो एलॉय है उनका रेसिस्टिविटी तो हाई होता है। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगा, मतलब रुकावट जितना होगा, फ्रिक्शन उतना पैदा होगा और उतना ही गर्म होगा। और हम इन सब का यूज ही करते हैं, इन सब इक्विपमेंट का। क्यों? ताकि ये गर्म ज़्यादा हो। जितना अच्छा आयरन गर्म होगा उतना ही हमारा प्रेस होगा, जितना ज़्यादा टोस्टर यूज होगा, मतलब ये हीटिंग इक्विपमेंट में यूज होते हैं हाई रेसिस्टिव वाले एलॉय, ठीक है ना। यूज कर सकते हैं मेटल का भी, लेकिन अगर सेम रेट में हमारा एलॉय अगर हमें अच्छा दे रहा है तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे एलॉय का, क्योंकि हमें हीटिंग का ही तो काम करना है ना। नाइक्रोम एलॉय, नाइक्रोम भी एक एलॉय है जिसका कि हीटर में यूज किया जाता है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है ना। आपका एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नाइक्रोम का इलेक्ट्रॉनिक हीटर में यूज क्यों किया जाता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि ये नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कितना भी हाई टेम्परेचर पर हो ऑक्सीडेशन को नहीं करेगा। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हालांकि मैंने बता दिया होगा, टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज से होगा, और फ्लो तेज से होगा रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया। जितने और भी इम्पोर्टेंट बात है, जितना भी मैं सेमी कंडक्टर जितने भी होते हैं, सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है ना, ये सब जितने भी होते हैं, इनमें जो क्या होता है, ये जो रेसिस्टिविटी होता है दोनों के बीच, क्योंकि सेमी, तो ये कंडक्टर और क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर, इन सब के बीच में ही ये होता है, इसका रेसिस्टिविटी होता है। तो मैंने आपको फिर से मैं बताता हूँ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। लेकिन 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में जो लगता है रेसिस्टेंस, दैट इज रेसिस्टिविटी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ओके। एंड इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे हो मैंने आपको बताया। So and resistivity does not depends on length and cross section area. It depends on temperature. Okay, and all the metals, all the substances have their own resistivity. Okay, and if we say that
the resistivity of some copper is 1.5 into 10 to the 5 ohm meter, then we means that if we want to if we have 1 meter length conductor and 1 meter square cross section area, then it will produce 1.5 into 10 to the power 8. मैंने इन सब की तरह आपको समझा दिया, आप ध्यान से बुक को पढ़िएगा, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि मैं रेसिस्टिविटी को ही कंप्लीट कर देता हूँ। रेसिस्टिविटी जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, और हमें न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स मैं अब आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको 5 मार्क्स का एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो वो न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो न्यूमेरिकल कौन सा है। तो मैं न्यूमेरिकल्स को थोड़ा जल्दी से पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिखा हुआ है, एक देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section 1.7 into 10 to the power 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power 2 ohm. Calculate resistivity of copper. ओके, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कॉपर वायर है जिसका कि लेंथ कितना दिया हुआ है। एक मिनट में थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ। देखिए लेंथ कितना दिया हुआ कॉपर वायर का, ठीक है ना। तो आप देखकर बता सकते हैं इसका लेंथ है 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है, तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। एंड रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम। ओके, तो कहा जा रहा है, यहाँ पर -6 है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो रो इक्वल टू व्हाट इट मीन्स हमें निकालना, तो आपको पता है रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। R का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 2, उसके बाद A का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 और L का वैल्यू 2 से 2 खत्म, ठीक है ना। ये 2 से और क्या बचा, देखिए यहाँ पर, तो 1.7 इंटू यहाँ पर 10 टू द पावर -6 और तो यहाँ पर 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4। और ये रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर। ये मेरा तैयार हो गया। ओके, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके पास पहले से ही है। तो सबसे पहले L दिया हुआ था हमारा लंबाई, एरिया दिया हुआ था, रेडियस नहीं, रेसिस्टेंस दिया हुआ था, हमें ये निकालना, हमने फार्मूला पर पुट कर दिया। देखिए रेसिस्टिविटी का जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट पहले आप देख लीजिए इसको। ओके, आई थिंक आपने देख लिया होगा। ये देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा था, जब आप रेसिस्टिविटी का सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आएगा। और मैं पहले ही आपको बता दिया, ये डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास एक मतलब 10 टू द पावर वाला बात जो यूज करते हैं ना, हमेशा आप उसका यूज कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बनाकर बताता हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो ये फिनिश करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आऊँगा। ओके, तो देखता हूँ। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, आपको दिखेगा। देखिए, ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर, ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm, ठीक है ना। डायमीटर कितना दिया हुआ, 0.5 mm, मिलीमीटर। एंड रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मतलब रो दे दिया इस बार, रेसिस्टिविटी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू
10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंथ कितना हो, लेंथ कितना हो जब कितना हो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर डबल। पहले मैं इसको बाद में करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ कि डायमीटर दिया हुआ है। देखिए, हो सकता है मैं हड़बड़ी में कुछ बोल दिया, लेकिन पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए इस फार्मूला को अगर आप गौर से देखिएगा, एक मिनट, अगर इस फार्मूला को आपको गौर से देखना है RA/L, इस फार्मूला में आपको मिलेगा कि आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, लेंथ दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, बट यहाँ पर आपको एरिया कहीं नहीं दिख रहा है। यही सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये एरिया हो सकता है कभी ना दिखे। तो मैं यहाँ से आपको अब एक चीज़ बताता हूँ, आपको एरिया नहीं देगा, ठीक है ना, कभी कभी एरिया दे देगा तो हम तो ईजी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर एरिया नहीं दिया, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैंने पहले ही बताया कि क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब आपने सिलेंडर पढ़ा है, उसके अंदर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो πr², क्योंकि कोई भी अंदर का जो सर्कुलर होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो πr² हमें निकालना पड़ेगा। और उसके लिए πr² निकालने के लिए हमें पहले d से क्या निकालना पड़ेगा, तो d से हमें निकालना पड़ेगा 0.5/2। आपको पता है, ये सब चीज़ बताना जरूरी नहीं है, d = r/2, ओके, आपको पता है। तो ये इतना mm हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 0.25 mm। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, 0.25 mm। देखिए इस तरह को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रेडियस है, ठीक है ना, देखिए 0.5 mm। और फिर मैं इसी पर अभी आता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया। और मैं इस पर आता हूँ कि हमें mm में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो मीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.25/1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, मैं पहले बताया आपको 10 टू द पावर के रूप में लिखना है, -3 mm आ गया। ये मेरा सिर्फ अभी रेडियस निकला है, ठीक है ना। मैंने इसका क्या नहीं निकाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं निकाला है। तो मुझे अभी क्या चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना, ठीक है ना। अब गड़बड़ाइएगा मत, अब मैं पहले इसको अलग कर दिया हूँ। अभी मैंने d से r निकाला, r से मैंने इसको, ये जो था ये mm में था, इसको मीटर में चेंज किया। और अभी मुझे a निकालना है, a का मतलब होता है πr², ठीक है। तो पाई 22/7, r का वैल्यू देखिए यहाँ बहुत बड़ा आ चुका है, 0.25 × 10 टू द पावर -3 m का स्क्वायर, इट मीन्स 22/7 × 0.25 क्या हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना, इतना अगर हो जाए, और फिर अब इसको जब सोल्व कीजिएगा इसका स्क्वायर करके, तो अगला लाइन जो होगा 22/7 × 0.25 × 0.25 × 10 टू द पावर -6। गेट इट, ओके, आपको समझ में आ गया। और जब आप इसको पूरा सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, आप करके देखिएगा, तो आपका आ जाएगा 0.1964 × 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, आप थोड़ा सा भी इधर मिस्टेक मत कीजिएगा। मैं पहले ही बताया कि मैंने आपको जब फार्मूला लिखा तो उसमें r = RA/L चाहिए। तो हमें r देखिए r तो मेरा दिया हुआ, लेकिन a मेरा नहीं है। तो इस डायमीटर से पहले मैं रेडियस निकालूंगा, इस रेडियस को मिलीमीटर में था, मैं m में चेंज करूंगा, और तब जाकर इसका एरिया निकालूंगा πr²। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया गोल होता है, सर्कल। अब पाई का वैल्यू रखूंगा, आर का वैल्यू रखूंगा, उसके बाद सबको मैं सोल्व करूंगा,
तो हमारा ये जो आ जाएगा ए, मतलब हमको ए मिल गया 0.1964 इंटू 10⁻6। ओके, ये बात पूरा आपको समझ में आ गया। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट तो देखिए अब रो भी मेरा दिया हुआ है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो रो कितना है, रो देखिए यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम। इसको मत लिखिए। आर कितना है 10 और ए कितना है 0.1964 इंटू 10⁻6 और एल तो हमें निकालना ही है, ठीक है, एल तो हमें निकालना है। तो आई थिंक इसके बाद का स्टेप फिर मैं क्या करता हूँ, तो ये एल इधर चला आएगा और 10 इंटू 0.1964 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई थिंक आपको ऊपर का सारा आपने पहले नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। ऊपर का आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। देखिए मैंने यहाँ तक किया, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेरा L इक्वल टू क्या आ जाएगा जो, तो L को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 0.1964 इंटू 10 देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ यहाँ पर, और आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। देखिए यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 0.196 को भी रहने देते हैं, 10⁻⁻6 और इस 10⁻⁻6 को ऊपर लेके चले जाएंगे 10⁸ और 1.6 को रहने देते हैं, ठीक है। देखिए ये L इक्वल टू फिर देखिए क्या होगा, अगर हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। इस डेसिमल को हटाते हैं 10 चला जाएगा, ठीक है ना। एक डेसिमल से एक को काट दीजिए, ठीक है, और एक से और इसको काट दीजिए, तो देखिए यहाँ पर बच गया 1964 इंटू 16 और देखिए 10⁻6 और 10⁻2 हो गया, और एक ये और ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन ना समझ में आए तो अब मैं इसको देखिए फिर अभी नहीं मिटाता हूँ, यहाँ से फिर से आगे करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा 16 इतना, और 10⁻2 से एक चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/16, 196/16। एक मिनट इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती किया है। देखिए न्यूमेरिकल होता है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। देखिए L इक्वल टू, यहाँ पर मैंने जब डेसिमल हटाया था तो एक जीरो और आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1964 इंटू 10⁻, तो ये 2, ठीक है ना। यहाँ 16 और नीचे भी 10⁻2, तो ये दोनों खत्म। 1964 इंटू 16 जब आप मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो 127, ठीक है ना, 122.7 मीटर आएगा। आपका ये लेंथ आ गया, ठीक है, ये लेंथ आपका आ गया। और तो इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन जो मिलेगा कि क्वेश्चन आपने उसमें देखा होगा कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दें, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जैसे ही डायमीटर डबल होता है, ठीक है ना, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है 1/4। आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उसको फिर से वैसे ही कीजिए, 0.5 को डबल कर दीजिए और फिर उसका पूरा का पूरा जो मैंने किया वो पूरा आप कीजिए। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ।
आपको पूरा अच्छा से ये समझ में आया होगा रेसिस्टिविटी का टॉपिक। और अब आपको काम है कि आपको बहुत सा ज़्यादा एग्ज़ाम मतलब प्रैक्टिस है, आप उस प्रैक्टिस को कीजिए, बनाइए जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसका होगा ज़रूर। तो आई थिंक यू हैव बेटर ऑप्शन टू प्रैक्टिस दिस सेशन, ठीक है ना। इस जो भी ये तुम्हारा आपके यूनिट में है इसको आप बनाओ। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मैं फिजिक्स का अगर लेकर आऊँगा तो उसका नाम होगा कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के पहले जो भी आपको कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बच्चों आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक थोड़ा प्रॉब्लम है, आप इसका वीडियो बनाइए। मैं हर हाल में ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे तरह से कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार 10th क्लास का सारा वीडियो डालते जा रहा हूँ ताकि आपके स्टडी में कोई भी रुकावट नहीं आए। ओके, तो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।